नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। मुंबई में एक और ब्रिज गिर गया। हादसे ने 6 जिंदगियां छीन ली। 33 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे शासन हो या फिर प्रशासन या फिर सियासतदान। फर्क पड़ा है तो सिर्फ उन्हें जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही फुटओवर ब्रिज पर सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा तो किसी ने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। हर बार की तरह इस बार भी हादसे की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी गई है, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो दोषियों के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। पुलवामा अटैक की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि न्यूजीलैंड में आज 40 मासूम लोग फिर आतंकवाद का शिकार बन गए। क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में अल्नूर और लिनवुड में अंधाधुंध फायरिंग हुई और बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। गनीमत रही कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गई बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और इनके वाहनों से IED भी बरामद हुए हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद में इसकी भी पड़ताल होगी, क्योंकि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए ऐसी ताकतों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। भारत के लिहाज से अभी एक अच्छी खबर आई है। आतंकी मसूद अजहर की संपत्ति फ्रांस ने सीज कर दी है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान की गोद में बैठा है और आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। लोकतंत्र और हर देश के विकास के लिए शांति जरूरी है, लेकिन आतंक के खात्मे के बिना ये बेईमानी होगी। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कथनी और करनी में बड़ा फर्क हमेशा से रहा है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे देशों की भी पड़ताल इस शो में करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र जिंदाबाद। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर होगी पुलवामा अटैक के बाद आतंकी मसूद अजहर पर बड़ी कार्रवाई। फ्रांस ने मसूद अजहर की संपत्ति सीज कर दी है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में फायरिंग में 40 लोगों की मौत हुई है। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे और इस सिलसिले में 4 संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनकी गाड़ी से IED भी बरामद हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भारत और म्यांमार का ज्वाइंट ऑपरेशन मिजोरम बॉर्डर पर घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सनराइज इस ऑपरेशन का नाम है। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे की जांच के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे और CM फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत। 3 महीने के अंदर BCCI को पक्ष सुनकर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। और लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे पहले बात होगी भारतीय सेना के शौर्य की। पाकिस्तान के बाद म्यांमार सीमा पर भी भारतीय सेना ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है और घुसपैठियों को मार भगाया है। यह ऑपरेशन 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच चलाया गया। ऑपरेशन को भारत म्यांमार सेना ने मिलकर चलाया है। ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई थी। ऑपरेशन को पूर्वोत्तर में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। पूरा ऑपरेशन मिजोरम से सटे बॉर्डर पर चलाया गया। सीधे चलते हैं इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी के पास। सुमित, क्या था ऑपरेशन और किस पक्ष के घुसपैठियों के या किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित घुसपैठियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया? दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने दर्शकों को सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि जब पुलवामा अटैक के बाद सारा फोकस था LOC के ऊपर और पाकिस्तान, तब भी हमारी सेनाएं बड़े ऑपरेशन लगातार कर रही थी। और नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका जहां पर भारत के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको खतरे को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे। और अरक्कन आर्मी जो एक बड़े इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं खासतौर पर म्यांमार में, उनकी कोशिश थी कि खासतौर पर म्यांमार के आसपास के जो बॉर्डर है जो भारत से लगते हैं, करीबन 1643 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उस पे कहीं पर इन प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ डिस्ट्रॉय करना बल्कि बड़े घटनाक्रम को, आतंकी हमले को अंजाम देना। इसी के चलते इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सनराइज चलाया और इस ऑपरेशन के अंदर ना सिर्फ
ड्रोन हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल किए गए, बल्कि इन इंसर्जेंट्स को वापस खदेड़ा भी गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह दीपक जी कि ये सभी ऑपरेशन भारत ने अपनी टेरिटरी में रहते हुए किए और लगातार म्यांमार और भारत के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग इनपुट थे वो लगातार चल रहे थे, और जिसमें म्यांमार भी उधर से अपने इनपुट शेयर कर रहा था कि कहां पर इनके जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और भारत ने भी म्यांमार के साथ ये इनपुट शेयर किया। और सबसे बड़ी बात एक और भी कि ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन था जो 17 फरवरी को लॉन्च हुआ, 2 मार्च तक अभी ये इसमें लगातार बड़े ऑपरेशन चलाएगा और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। दीपक जी, आपने कहा कि ऑपरेशन सनराइज जो है एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें म्यांमार ने भी इंटेलिजेंस इनपुट किया, लेकिन सुमित सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया है और साथ ही साथ कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में जिन पर खतरे की आशंका थी इन आतंकवादियों से? देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें नंबर्स को नहीं बताया गया है, ना ही नंबर डिस्कस किए गए हैं। बस ये जरूर कहा गया है कि ऑपरेशन लगातार, हमारे जो इनपुट हमें लगातार बता रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन है, काफी बड़े ऑपरेशन लगातार उन इलाकों में चल रहे हैं। और दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो है कालाधन प्रोजेक्ट, जो करीबन 1600 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जो लगातार म्यांमार के पोर्ट से जोड़ते भारत के लिए एक अलग से एक रूट होगा कलकत्ता से म्यांमार की तरफ जाने का, जिससे हमें घूम के जाना पड़े। हम नॉर्थ ईस्ट के लिए जब घूमते थे तो काफी घूम के आना, काफी लंबा समय लगता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हो जाने के बाद भारत की क्षमताएं जो होगी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको लेकर लगातार जो इनपुट मिल रहे थे कि इंसर्जेंट ग्रुप इसको डिस्ट्रॉय करने की या फिर इस पर लगातार इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। इसी के लिए भारतीय फौज ने यह ऑपरेशन चलाया, जिसमें असम राइफल, स्पेशल फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इन सभी को इन्वॉल्व किया गया और इस ऑपरेशन को अभी भी लगातार इस ऑपरेशन जारी है। दीपक जी, आपने कहा कि यह ऑपरेशन इंडियन टेरिटरी में किया गया, एक और ऑपरेशन हुआ था जिसको म्यांमार के कुछ किलोमीटर अंदर घुसकर किया गया था सुमित, इसमें जी 2016 में, इसमें और उसमें किस तरह का अंतर था? उसमें कौन लोग मारे गए थे और इसमें किन आतंकवादी गुटों को निशाना बनाया गया है? दीपक जी, वो 2016 में भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। आपको याद होगा, हम इसको ये कह सकते हैं कि जब लगातार मणिपुर के अंदर जब हमारी जो इंडियन आर्मी के जो डोगरा थे वो एक तरफ जा रहे थे, उसको अटैक किया गया। खापलान ग्रुप मेन कहा जाता है उसमें, एनएनसीएन खापलान, और उस ग्रुप ने अटैक किया। तो तब भी भारत ने क्रॉस बॉर्डर करके कहा था कि हमने अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमने भारतीय फौज ने इन लोगों को मार गिराया गया था 2016 के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस इनपुट जो बताए गए वो ये था कि प्रोजेक्ट को टारगेट करने के लिए, ताकि वो रोड जो है वो इस इलाके से ना पहुंच पाए। और नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो लगातार काफी सालों से, काफी दशकों से एक कटा हुआ इलाका था भारत के लिए, क्योंकि वहां पर रीच नहीं थी रोड की, और दूसरी उसको जोड़ने की कोशिश लगातार सरकार कर रही थी, उसके ऊपर ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और दीपक जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी कि लगातार इन बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगातार काफी तेजी से 1-2 साल से काम चल रहा है, और यही वजह है कि इंसर्जेंट्स ग्रुप लगातार इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि ये कनेक्टिविटी बने, ये कनेक्टिविटी पूरी हो, जिसको लेके टारगेट किया गया। दीपक जी, सुमित, नॉर्थ ईस्ट में लगातार सरकार का फोकस बना हुआ है क्योंकि वहां पर चाइना से भी थ्रेट है, और जो इस तरह के जो अलगाववादी तत्व वहां पर मौजूद हैं, जो इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है, उसको लेकर भी सरकार ने काफी कड़ा रुख अपना रखा है। लगातार वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब उधर जो फोर्सेस हैं उनको और ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए, ताकि वहां पर जो इंसर्जेंसी का दौर जो लंबे समय से चल रहा है उस पर अब कड़ा प्रहार किया जा सके? रवि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा जो बाउंड्री इलाका है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार और भारत के बीच, करीबन 1643 किलोमीटर का इतना लंबा इलाका है। हालांकि फोर्सेज लगातार इस पर सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ट्राइब्स इधर भी हैं, ट्राइब्स उधर भी हैं, यानी उनको करीबन 16 किलोमीटर का इलाका इधर और 16 किलोमीटर का दोनों का जो पैरेलल इलाका है, इस पूरी आईबी से लगते हुए ये एक फ्री लैंड होता है जिसमें लोग आ जा सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के बाद लेकिन इस पूरे एरिया में सर्वेलेंस करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, काफी घने जंगल है, एक रॉ एरिया है। तो इसके लिए सबसे दिक्कत यही होती है कि इंसर्जेंट्स को एक मौका मिल जाता है। लेकिन 2016 के बाद आपको याद होगा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके या फिर इन ऑपरेशंस को किया था जिसमें कैंप्स को बर्बाद किया था, उसी के बाद लगातार जो सर्वेलेंस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। असम राइफल्स हो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, अपनी स्पेशल फोर्सेज हो या फिर आर्मी हो, वो लगातार इन लोगों की सिक्योरिटी या फिर सिक्योर करने के लिए काम कर रही हैं। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन के इनपुट मिलने के बाद भारतीय फौज ने न सिर्फ ऑपरेशन चलाया बल्कि उन इंसर्जेंट्स को अपने इलाके में घुसपैठ करने से रोका और अपने इलाकों को और ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। रवि जी, सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। निधि वासंदानी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई, जो हमें बताएंगी कि मैप के जरिए कि आखिर ये ऑपरेशन कहां पर और कैसे किया गया। निधि, और रवि, मैं आपको दिखाती हूँ गूगल मैप के जरिए कि ये ऑपरेशन शुरू तो हुआ था कोलकाता से और फिर उसके बाद मिजोरम में पहुंचा और उसके बाद मिजोरम से जो पहला
म्यांमार का जो जगह है जहां से जो ये देखिए ये बॉर्डर का एरिया है, इंडो म्यांमार बॉर्डर मार्ग, और जो पहला म्यांमार का जो जगह है जो कि जोखावतार बताया जा रहा है, जहां म्यांमार और भारत के बीच में ट्रेड भी होता है, लेकिन ये ऑपरेशन जो था ये बॉर्डर इलाके से सटे शहरों तक चलाया गया और जितने भी घुसपैठिए थे इस पूरे ऑपरेशन में उनको खदेड़ा गया। तो सबसे बड़ी बात एक और मैप आपको मैं दिखाना चाहूंगी रवि, ये मैप है, ये देखिए, इसमें थोड़ा प्रिसाइजली क्लियर आपको दिख रहा होगा, इंडो म्यांमार बॉर्डर ये है और इसमें 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि इस बॉर्डर से टकराते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर। और जो ये जो इस तरफ है, जो म्यांमार के साइड में जो शहर है उसमें येरू है और काचीन है, काचीन स्टेट्स हैं। तो इन तक ये ऑपरेशन पहुंचा था, लेकिन प्रिसाइजली बॉर्डर एरिया पर ज्यादा था जो घुसपैठ रोकने की कोशिश हुई भारत और म्यांमार बॉर्डर आर्मी की तरफ से। आप सीधे चलते हैं सुमित के पास। सुमित, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि ने हमें पूरा रूट बताया कि किन किन जगहों पर यह पूरा ऑपरेशन किया गया। लेकिन सुमित, ये जो कालाधन प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इससे क्या फायदा भारत को होने वाला है? खास तौर पर जो भारत का ट्रेड कोलकाता से लेकर म्यांमार तक जाएगा, उससे किस किस तरह का फायदा, बड़ा फायदा भारत को होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण थी कि जब भी नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना होता था तो काफी लंबा वक्त लगता था और काफी लंबा जो रोड लिंक है या फिर जो एयर हमारे जो रूट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत थी कि कुछ ऐसा पहुंचाया जाए कि अगर वक्त पड़े तो ना सिर्फ खाने पीने का सामान या फिर रॉ मटेरियल या बल्कि दूसरे साजो सामान को जल्द से नॉर्थ ईस्ट की दूसरी स्टेट तक पहुंचाया जाए। तो मिजोरम एक ऐसा रूट था दीपक जी, जहां से कलकत्ता से मिजोरम को जोड़ना और मिजोरम से म्यांमार के पोर्ट को जोड़ना, ये एक इजी रूट बताया गया और इसको लेकर लगातार काफी लंबा समय से काम भी चल रहा था। और इसका एक और आगे का वर्जन है, वो है बैंकॉक या फिर आपका थाईलैंड के अंदर इसको किस तरीके से जोड़ा जाए। तो ये सभी चीजों के ऊपर लगातार सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन इसका पहला स्टेज जो था वो था रोड लिंक बनाना म्यांमार तक मिजोरम से। और ये रोड लिंक का मकसद था, करीबन 1600 करोड़ रुपए का कालाधन जो प्रोजेक्ट है, जिसका फर्स्ट फेज है, उसका मकसद था कि रोड लिंक बनाया जाए वहां के पोर्ट तक, म्यांमार के पोर्ट तक, ताकि वहां जो कलकत्ता से जो सामान आए वो डायरेक्टली हमारी जो स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, उन तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि यह महत्वपूर्ण था, लगातार इन इंसर्जेंट्स की नजर में था और लगातार इनकी कोशिश यही थी कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा तेजी आई थी, लगातार इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा था। तो इनका मकसद था कि इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि ये प्रोसेस जो है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं रुक जाए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, सबसे पहले म्यांमार की सीमा पर एक ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था, उसके बाद 2017 में एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने एलओसी के पार जाकर किया था पाकिस्तान में, उसके बाद एक एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सनराइज। ये चीजें लोकतंत्र में उस वक्त जब चुनाव सामने है कितने मायने रखती है और इसके क्या संदेश जाते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जबकि लोग इंतजार कर रहे थे कि पुलवामा के आतंकी हमले के बाद भारत क्या कार्रवाई करेगा, ठीक उसी समय हमको अब जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी सुमित ने ये स्टोरी ब्रेक की है कि एक और ऑपरेशन चल रहा था जो पूरा एक बहुत लार्ज स्केल पे एक ऑपरेशन किया जा रहा था ठीक उस समय। अगर आप इसके जो संकेत है, जो मैसेज जाता है, उससे ये है एक जो डिसाइसिव एक्शन है, जैसे 2016 में जो एक्शन लिया गया जिसमें घुसे म्यांमार टेरिटरी में ताकि अपनी सॉवरेनिटी जो है, कोई भी आतंकवादी NSCN खापा हो या कोई और उल्फा हो, उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। इस तरह की जो मैसेजिंग है वो पहली बार देखने को मिल रही है, चाहे 2016 हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर अब म्यांमार बॉर्डर पे 16 किलोमीटर बहुत ही कठिन पूरी टोपोग्राफी है, वहां की जंगल की पूरी सीमा है, सड़कें खराब हैं, वहां का उसका गलत फायदा उठाते हैं वहां के आतंकी जो संगठन है जिनको की गई है। तो साफ है, संकेत यह है कि एक डिसाइसिव एक्शन है, एक निर्णय ले सकती है सरकार और एक मजबूत सरकार बन के उभरती है इस पूरे मैसेजिंग के बाद। क्या रवि, इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन को चीन के लिए भी एक संकेत माना जाए? हालांकि सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन क्या प्रत्यक्ष तौर पर इसको चीन के साथ जोड़ा जा सकता है कि उन लोगों को भी एक संकेत है कि अगर हमारे यहां अपने गड़बड़ फैलाने की कोशिश की तो हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं?
दीपक जी, अगर बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे इस पूरे घटनाक्रम को तो संदेश चीन के लिए गया है, क्योंकि थ्रेट भी चीन से ही आया था। जो उल्फा और तमाम उग्रवादी संगठन नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं, इनको सबको बैकडोर से चीन मदद करता रहा है। कालाधन जो प्रोजेक्ट है हमारा, उससे चीन को काफी खतरा महसूस होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट, ये रास्ता एक बार अगर हम लोग बना लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बहुत तेजी के साथ मजबूत कर सकते हैं, और चीन ऐसा कतई नहीं चाहता। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर भारत भी एक हद तक इन्वॉल्व है और चीन बहुत ज्यादा हद तक इन्वॉल्व है। हम नीचे से म्यांमार में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना है अपने, और एक रूट चाहिए हमको वहां से। लेकिन चाइना अपना रेल का जाल म्यांमार में ऊपर से नीचे की तरफ बिछा रहा है, वो भी समुद्र में वहीं उसी समुद्र के एरिया तक आना चाहता है जहां से हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट वहां पर मिले हुए हैं, और जहां पर इंटरेस्ट साझा हो जाते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट सीधा सीधा, क्योंकि तीसरे देश की टेरिटरी है, चाइना वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसलिए उसने इंसर्जेंसी को वहां पर हवा दे रखी है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कालाधन प्रोजेक्ट को डैमेज करने की कोशिश होती है, इसको पटरी से उतारने की कोशिश होती है। और क्योंकि हमारा बड़ा निवेश वहां पर है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए जो भविष्य की काफी सारी रणनीतिक महत्व है इस प्रोजेक्ट का, तो हम भी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते हैं। यही वजह है कि 2016 के बाद से अचानक सरकार ने नॉर्थ ईस्ट पर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। म्यांमार की तरफ से चाहे घुसपैठ की बात हो, चाहे हमें जाकर म्यांमार में घुसकर कुछ किलोमीटर आगे जाकर आतंकियों के कैंप वहां पर खत्म करने हो, सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, और फोर्सेस को भी एक तरह से कहीं तो पूरी छूट वहां पर दे रखी है। और अब इसको यह भी समझना होगी कि जब यूएनएससी के अंदर चाइना एक स्टेप लेता है, और चाइना स्टेप लेकर फ्रांस के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव है उसको गिरा देता है, उस पर वीटो कर देता है, ठीक उसके एक दिन बाद ये खबर सामने आ रही है कि सीमा पर हमने चीन को एक संकेत दिया है। तो बिटवीन द लाइंस काफी कुछ पढ़ा जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, संदेश बहुत क्लियर दिया जा रहा है, और शायद ये जो अभी कल एक बात चल रही थी कि आखिर मोदी कब बोलेंगे, राहुल ने जो भी कुछ ट्वीट के जरिए कहने की कोशिश की थी कि कल हम बात कर रहे थे कब बोलेंगे, जवाब देंगे क्या? और मैंने कहा था कि मोदी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं बोलता कम हूं, मैं धीरे धीरे चीजों को खोलता हूं, और देखिए आज शायद एक जानकारी धीरे से खोल दी गई है, मीडिया तक पहुंच गई है वो खबर, और ये अच्छी बात है कि हमारे चैनल ने उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया है। लेकिन संदेश जो है चीन को दे दिया गया है कि आप अगर हमारे कामों के बीच में टांग डालेंगे तो हम भी आपके कामों के बीच में टांग डालेंगे, और आपको खुली छूट नहीं दे सकते कि आप देश को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए हमारे। तो हमारे लोकतंत्र को कतई नहीं नुकसान होगा, और अगर हमारी सीमाएं मजबूत होंगी तो हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लोकतंत्र जिंदाबाद में आगे हम बात करेंगे अन्य खबरों की, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के चुनावी दंगल में बीजेपी को मात देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अपने धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव में सूबे में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती 12 रैलियां करेंगे। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन के चुनाव प्रचार का शेड्यूल तैयार कर लिया है। इस शेड्यूल में रैलियों की संभावित तारीखें और स्थान भी निर्धारित कर दिए गए। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 19 अप्रैल को मैनपुरी में चुनावी रैली प्रस्तावित है, और इसी रैली में मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी नजर आ सकती हैं। दीपक जी, कितनी चौंकाने वाली खबर आपके लिए। आपने तो 95 का गेस्ट हाउस कांड कवर किया है। बिल्कुल, मुझे 95 का गेस्ट हाउस कांड मैंने कवर किया है, और रवि मुझे याद आ रहा है कि उस दिन गेस्ट हाउस में हुआ क्या था। हुआ यह था कि गेस्ट हाउस के अंदर मायावती और कांशीराम दोनों बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश का वीवीआईपी गेस्ट हाउस था। मुलायम सिंह यादव को अपनी सरकार बचानी थी। मुलायम सिंह यादव को अपना बहुमत सदन के अंदर साबित करना था। उनका बहुमत जा चुका था, क्योंकि मायावती और बीएसपी ने समर्थन वापस ले लिया था। और इस समर्थन वापसी के बाद विधायकों को, कुछ विधायक उस वक्त गेस्ट हाउस में मायावती के साथ थे। कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं, गेस्ट हाउस के अंदर घुसते हैं, कांशीराम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मायावती पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और लगभग 10 मिनट तक वहां पर एक फिल्मी सीन चलता है। दंगल सा हो जाता है, लोग ही लोग दिखते हैं, लाठियां, डंडे, हॉकी स्टिक और दुनिया भर के जितने इस तरह के छोटे छोटे जो मारपीट के उपकरण होते हैं वो साफ साफ तौर पर नजर आते हैं। गेस्ट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश होती है, लेकिन मायावती अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इस पूरे कांड के बाद इसमें कुछ लोग भी होते हैं, कुछ लोगों को चोट लगती है, कुछ लोगों के सर फूटते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये
काफिला वहां से गुजरता है और गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी के जो नेता थे या मायावती जिनको गुंडे कहती है वो छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद पैदल भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल मोतीलाल वोरा के पास जाती है और वो बोलती है कि मायावती जी को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देते हैं और उसके बाद मायावती का पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला शुरू होता है। तो ये गेस्ट हाउस कांड ही था जिसके चलते मुलायम सिंह और मायावती के संबंध 1995 से लेकर 2019-20 तक आप सालों का अंदाजा लगा सकते हैं। करीब कितने 24 साल, लगभग 25 साल हो जाते हैं, जिसके बाद मुलायम सिंह और मायावती इस सिचुएशन में आए हैं कि दोनों एक दूसरे से बात कर सके। वरना पिछले 24 सालों में मायावती ने जितनी बार भी हुए हैं उतनी बार गेस्ट हाउस कांड पर बात की है और यही कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी, और यहां तक टीवी चैनल्स में डिबेट में हो जाता था कि वो लोग एक दूसरे को गुंडा कह देते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामचरण दास, उन्होंने मायावती को गुंडा कह दिया था एक टेलीविजन डिबेट में और वो डीडी नेशनल पर चल रही थी और मायावती ने उनको गुंडा कह दिया था। तो इतनी बिटर थी दोनों के बीच राइवलरी, लेकिन पॉलिटिक्स जो ना कराए कम है। लोकतंत्र जिंदाबाद हमको करना है और लोकतंत्र जिंदाबाद अखिलेश और मायावती को भी करना है, क्योंकि अखिलेश की जो पार्टी है वो 5 सीटों पर सिमट गई थी और मायावती को 0 का आंकड़ा आया था। तो अस्तित्व बचाने के लिए दोनों संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। मैं उस तस्वीर को देखने के लिए जरूर जाऊंगा, वो पहली रैली जिसमें मायावती और मुलायम के लिए वोट मांगेंगी, साथ साथ दिखाई देंगे और मुलायम के लिए वोट मांगेंगे। मुझे बड़ी दिलचस्पी होगी कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या होती है। और कितना करीब का समय है, 2 जून 1995 को जो है वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था और 19 अप्रैल को, यानी करीब करीब एक लंबा सर्कल पूरा हुआ है, जबकि दोनों एक बार फिर से आमने सामने होंगे, मंच पर होंगे और एक दूसरे के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन रवि, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुलायम सिंह आपको बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये वही मुलायम सिंह है जिन्होंने लोकसभा के सत्रावसान के दिन और जिस दिन 16वीं लोकसभा खत्म हो रही थी उस दिन एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया था कि मैं चाहता हूं कि आप दूसरी बार पीएम बने। तो मायावती की महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया, इतनी बड़ी दुश्मनी भुलाई, और उन्हीं शख्स के लिए वोट मांगने पड़ेंगे जो कहते हैं कि मोदी आप फिर से पीएम बन जाए। मैं दुआ सीधे चलते हैं अरविंद के पास, अरविंद से जानते हैं। अरविंद, क्या अब ये चमत्कार होगा राजनीति में, क्योंकि राजनीति में कई चमत्कार होते रहते हैं, ये भी एक राजनीतिक चमत्कार होगा कि मायावती मुलायम के लिए वोट मांगेंगी मैनपुरी में? दीपक जी, आपने जितनी सारी बातें बताई आपने तो बहुत करीब से देखा है। बीच में कभी हमारी मोतीलाल वोरा जी से जब बात होती है तो मोतीलाल वोरा जी ने उसमें 2 कदम और आगे बढ़ के एक चीज तोड़ी। उसमें उन्होंने कहा कि मायावती जब गेस्ट हाउस से निकल के आई तो सीधे वो राजभवन आई और हमने उनको सारी व्यवस्था की, उनको कपड़े उपलब्ध कराए और उसके बाद मायावती जो है अपने घर को गई। यानी वो जो मंजर है दीपक जी, शायद उसको आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है, न मायावती भूली होंगी और शायद मुलायम सिंह यादव भी नहीं भूले होंगे। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों लोग एक मंच पे आते हैं तो वाकई इतिहास बदलने का काम होगा। 25 साल के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, आमने सामने दिखेंगे, क्योंकि इसके पहले मैं समझता हूं कि ना तो मायावती तो मुलायम सिंह यादव को शायद कभी नमस्कार करती हो, लेकिन मुलायम कभी कभी अगर दिखते होंगे तो जरूर नमस्कार करते रहे होंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, ये बात इस उदाहरण से पता चलती है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच से प्रचार करने के लिए तैयार हो गए हैं और अपने आप में राजनीति में ये बहुत बड़ी बात है। और इसका परिणाम भी दीपक जी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक पार्टी नेता है, उनका एक बड़ा जनाधार है और लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, लोगों को प्रभावित करती हैं। और मायावती भी, उनका जो वर्ग है, का जो कास्ट वोट बैंक है, उसमें बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। और अगर ये दोनों लोग एक मंच पे आते हैं तो और शायद इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अरविंद, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मुलायम आजकल अपनी जुबान फिसलने के लिए मशहूर है, वो कुछ भी कहीं पे भी बोल देते हैं। जैसे उन्होंने लोकसभा में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मायावती रैली कर रही हो, मुलायम सिंह के लिए रैली कर रही हो, अखिलेश यादव बैठे हो और मुलायम सिंह की जबान एक बार फिर से फिसल जाए और दोनों के लिए एक एम्बेरसमेंट पैदा कर दे। क्या अखिलेश इसको भी कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव को अखिलेश अपने साथ शामिल ही इसीलिए कर रहे हैं। आप अखिलेश की रणनीति को दीपक जी यहाँ पे समझिए, क्योंकि अगर अखिलेश मुलायम सिंह यादव को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो मुलायम सिंह यादव अपने चाचा के साथ जा सकते हैं और आप
ये समझिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और बीएसपी को होगा, क्योंकि शिवपाल चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी प्रसपा की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रचार करें। अब जैसे ही मुलायम सिंह यादव अगर शिवपाल के मंच पे आते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बातें कहेंगे, जो कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को भारी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। और शायद अखिलेश ने इसलिए बुद्धिमानी की है दीपक जी, साथ में लेने का काम किए हैं, क्योंकि पिता जो है वो चाचा की तरफ न जाए। आप इसको दूरदर्शी सोच कह सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह की जबान तो संसद में जो कहा उन्होंने कहा ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़ के कह दिया कि कोई इनके अलावा बन ही नहीं सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जब सफाई दे रहे थे तो सफाई में ये कह रहे थे कि भाई अगर किसी का आप पैर छूते हैं तो वो आशीर्वाद देने का काम करेंगे, लेकिन मेरे इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था जब उन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह ने ये कहा कि भाई इसके अलावा तो दूसरा जीत नहीं सकता। तो जो जुबान फिसलने की बात है उसको अखिलेश चाहते हैं कि वो उनके लिए इसलिए उनके पक्ष में भिड़े, और शायद यही कारण है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। मुझे ये बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुलायम सिंह एक बार फिर पलटी मारे और वो कहे कि नहीं मैं अखिलेश की पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ूंगा, साइकिल से नहीं लड़ूंगा, मैं तो जो सिंबल शिवपाल सिंह यादव को मिला है उससे लड़ूंगा? क्या इस पलटी मारने की संभावना आपको लग सकती है, या वो अखिलेश की टांग खींचना चाहें या अखिलेश के किसी फैसले से नाराज हो जाए? तो क्या मुलायम, हम बड़ी वाइड थिंकिंग कर रहे हैं, हम बड़ी लार्ज थिंकिंग कर रहे हैं, क्या मुलायम ऐसा भी कोई कदम उठा सकते हैं? दीपक जी, आपको मैं एक अंदर की खबर बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव अपाड़ा यादव के लिए संभल से टिकट मांग रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। और अगर इस टिकट में कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आने वाले समय में वो क्या करें। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव यानी उनके पिता उनके साथ रहें और उनके लिए प्रचार करें, क्योंकि अगर वो शिवपाल के खेमे में जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इतनी सारी बातें मुंह से निकलेंगी जो इनके गठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ जाएंगी। क्योंकि आपने देखा कि जब उन्होंने संसद में अपनी बात कही तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी के पास भी नहीं था और बीएसपी के पास और कांग्रेस के पास किसी के पास नहीं था। तो ये बहुत बुद्धिमानी से ये कदम अखिलेश यादव ने उठाया है। तो आखिर आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जब मायावती और मुलायम एक मंच पर शेयर करेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि आप देखें कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रहेगा। और जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टेंशियल, जिसको कहते हैं अस्तित्व की लड़ाई है इन दोनों के लिए, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। ये बात समझ में आती है कि इस वजह से इनको साथ में आना पड़ रहा है। लेकिन दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि मायावती ने एक ये भी निर्णय लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, वो बेसिकली ये दिखाना चाहती है, देखिए 38 सीटें हैं, वो कंट्रोल और कमांड अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ती हैं तो शायद वो वहां बन सकती हैं। शायद वहां पर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पोल स्ट्रैटेजी है वो इतनी मजबूत वो डाल सकते हैं कि मायावती वहां से बन जाए। मुझे लगता है मायावती बंधना नहीं चाहती हैं। मायावती फिलहाल अपनी पार्टी, अपने संगठन पर ध्यान देना चाहती है और वो इस बार 2014 के हालात को देखते हुए 2019 में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। देखिए, मायावती की जो होप है वो बहुत बड़ी है। मायावती को खुद लगता है कि शायद किसी दिन गलती से एक दलित की बेटी इस देश की प्रधानमंत्री न बन जाए। तो मायावती अपने आप को उस लेवल से, उस ऑरा से नीचे नहीं समझती हैं। और कांशीराम उनको भर के गए। मैंने एक बार कांशीराम से पूछा था कि मायावती को आपने मुलायम साहब के साथ डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया? तो बोले मायावती तो सीएम मटेरियल है, वो डिप्टी सीएम बन के क्या करेगी? तो वैसे भी उनका कहना था, मैंने एक बार फिर पूछा था मायावती को क्या आप डिप्टी पीएम बनाएंगे, क्या आप डिप्टी पीएम बनेंगे? तो उनका फिर जवाब था, बोले भाई हम तो पीएम के लोग हैं, जो दलित की जनसंख्या है, जो दलित की आवाज है, जो दलित का हक है, वो एक पीएम पर बनता है, डिप्टी पीएम पर क्यों? तो वो मानेंगी तो पीएम पर ही मानेंगी। इसलिए मायावती की जो एम्बिशन है पॉलिटिकल, वो बहुत बड़ी है। वो खुद अपने आप को गेम में समझ रही होंगी। और मायावती ने 2009 में जब विश्वास मत हासिल करना था न्यूक्लियर कांड के बाद मनमोहन सिंह सरकार को, उस वक्त भी बड़ी कोशिश की थी कि वो एक गठबंधन बना ले और उसका नेतृत्व करें अगर मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती है तो, क्योंकि बड़ी थिन मेजॉरिटी पर सरकार खड़ी हुई थी और कैश फॉर वोट कांड भी उसी वक्त हुआ था। तो मुलायम सिंह के अरमान बड़े हैं, मायावती के अरमान बड़े हैं। इस वक्त एक बड़ा
बड़ा गठबंधन करके एक अननेचुरल पॉलिटिकल और सेटबैक देने वाला गठबंधन पॉलिटिकल पंडित्स को करके वो साथ आई हैं, तो मुझे लगता है कि मायावती उन एम्बिशंस को देखते हुए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को मतलब मजबूत करने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ताकि उनको घेरने का कोई काम भारतीय जनता पार्टी न कर पाए। रवि, आगे चलें, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आगे की बात करेंगे। जाहिर तौर पर तो फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी अब बात भारतीय जनता पार्टी की, जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी क्या भारत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस पर तय होगा कि किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि काफी सारी जगहों पर उसे एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है। तो उसी खबर को ले रहे हैं, बताइए, जानकारी दीजिए। ये कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होनी है, जिसमें 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। ये बहुत ही अहम अपने आप में मीटिंग हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल ही पीएम मोदी की लोकसभा सीट का ऐलान भी किया जाएगा। तो क्या इस बार जो बुजुर्ग कैंडिडेट्स हैं, उनको लिया जाएगा? बीजेपी उनको मौका देगी फिर से, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे टिकट कटने हैं इस बार। जी बिल्कुल, बहुत सारे टिकट कटने हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश से जो सांसद आ रहे हैं, जिसमें 70 से ज्यादा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, 71, उसमें ज्यादा टिकट कटेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। घबराहट भी है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में कि किसका टिकट कटेगा, उनको नहीं पता है, क्योंकि सांसदों के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर है, और 2 एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो योगी सरकार के बारे में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी है, और मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की एंटी वो सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये 3 पक्ष है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहला ये कि 75 साल से ऊपर के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक सम्मानजनक रास्ता निकाला है। आरएसएस के पास कई सारे नेता गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने अपने जो बुजुर्गवार नेता है उनको एक तरफ और लगता है मार्गदर्शक मंडल की याद आती है, जब तो ये आरोप लगता ही रहता है बीजेपी जबरन रिटायर कर दिया, रिटायर कर दिया और एक कोने में बिठा दिया। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बेहतर दिखने की कोशिश करेगी, और उसने ये तय किया है कि अगर उसके जो 75 साल से ऊपर उम्र के नेता अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको टिकट दिया जाए। उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, या अपनी जगह किसी को लड़वाना चाहते हैं, और अगर विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है तो उनको जरूर चुनाव लड़ने दिया जाएगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण है, ये 100 सीटों में जो मजबूत सिटिंग होंगे, जैसे मजबूत सिटिंग कैंडिडेट्स हैं या जो कैबिनेट के उनके मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को रिपीट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी की सीट, अब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, काशी से ही चुनाव लड़ेंगे, और उनके सीट की औपचारिक घोषणा इस चुनाव समिति की बैठक के अंदर कर दी जाएगी। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बैठक के अंदर जो पहला असेसमेंट या पहला रिव्यू किया जाएगा कि कितने टिकट हमको काटने हैं और कितने टिकट हमको नहीं काटने हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की फंक्शनिंग देखी है, उनका सब कुछ लैपटॉप पर रहता है। बीजेपी का जो ऑफिस है अब वो पूरी तरह पेपर फ्री हो चुका है। वहां पर हाथ में बायोडाटा वो कोई नहीं मांगता है, वहां पर ये बायोडाटा लैपटॉप के अंदर मांगा जाता है, उसके अंदर देखा जाता है। आपके फेसबुक पेज के अंदर उन्होंने पार्टी डिजिटल कर दी, कंप्लीट डिजिटल है, और उनका जो नया कार्यालय है वो भी कंप्लीट डिजिटल है। हालांकि कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कार्यालय कैसे बना दिया और हम तक अभी पुराने दफ्तर के अंदर ही रह रहे हैं, और वो अपने दफ्तर को खंडर कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से हाईटेक हो गई है। उनके जो संगठन के जो महामंत्री होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उनके लैपटॉप के अंदर या आईपैड के अंदर पूरा डाटा सेव है। अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी होगी। मुझे लगता है कि फाइन ट्यूनिंग के लिए इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, और इसके बाद 100 लोगों तक की लिस्ट कल बाहर आ जानी चाहिए, ये पूरी संभावना है। तो चलिए, लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे 1 बजे और चर्चा करेंगे उन तमाम खबरों की जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन रात 9 बजे नहले पे दहला में मेरे साथ देखिए दिन की पूरी बड़ी खबरें। लेकिन आज हम दिखाएंगे 8 से 10 बजे तक देश का मूड, और ये भी बताएंगे कि हम किन नेताओं से लिख कर मांग रहे हैं कि अब की बार जो वादा करना है सरकार लिख कर दो।